गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी कि जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक थे उनमें जॉन लॉक को हम लोग पढ़ रहे थे। और जॉन लॉक को हम लोगों ने बताया था कि जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है। और उनके जो व्यक्तिवादी विचारक थे उन व्यक्तिवादी विचारों को हम लोगों ने पढ़ा था और उनके ऊपर डिस्कशन किया था। अब देखिए, जॉन लॉक के समय जो धर्म और चर्च थी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जॉन लॉक के समय जो राज्य और जो धर्म था उसके बारे में हम लोग मंथन करते हैं। देखिए, जॉन लॉक के समय क्या होता कि इंग्लैंड के अंतर्गत क्या था कि एक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च, इन दोनों का बोलबाला इतना ज़्यादा था। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च, इन दोनों का बोलबाला इतना ज़्यादा था कि एक प्रकार से इंग्लैंड के अंतर्गत कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट की जो धर्मावली थे इन्हीं का पूरा एक प्रकार से बोलबाला था। यानी कि कहता है कि राजनीति को विकृत रूप कर दिया गया था। इंग्लैंड की राजनीति विकृत कर दी गई थी। ये स्थिति थी। यूरोप के अन्य देशों में भी इस प्रकार संघर्ष के विरुद्ध था और यानी कि धर्म पूरी तरीके से राजनीति पर हावी हो चुका था। कहता है होब्स ने भी धर्म को राज्य के अधीन बताया था। देखिए, होब्स के इनसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, होब्स से थे। होब्स कहता है कि धर्म राज्य के अधीन रखा गया था। लेकिन जॉन लॉक ये कहता है कि लोग का विश्वास था कि किसी समाज में विभिन्न जो धर्म को अपनाने वाले जो लोग हैं उनका अस्तित्व है, जो समुदाय हैं, समुदाय को नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात अपितु जहाँ बलपूर्वक धार्मिक समानता लाने का या धर्म विशेष को मापने के लिए विवश किया जाता है वहाँ राष्ट्रीय एकता को हानि पहुँचती है। देखिए, यदि राज्य और वहाँ की सरकारें अगर ये महसूस करती है कि वो अपने धर्म को राज्य में निवास करने वाले लोगों के ऊपर यदि थोपने का काम करती है और उन्हें कहती है कि आप लोगों को ये धर्म मानना पड़ेगा, आपको इसी धर्म के अनुयायी बनकर या इसी के अनुसरण में रहना और अपने जीवन को जीना होगा, तो जॉन लॉक कहता है कि इस प्रकार के आप लोगों के ऊपर अपने धर्म को थोप पर उसको आप एक्सेप्ट नहीं करा सकते। अर्थात इस प्रकार से आप अपना जो राज्य उस राज्य के अस्तित्व को आप समय से पहले खो दोगे। इसलिए उसका राज्य के केवल भौतिक लक्ष्यों की सिद्धि करता है। वो कहता है कि राज्य का काम केवल इतना होता है कि जो भौतिक संसाधन है उनकी उपलक्ष्य उनके अंतर्गत उनको लाने का कार्य किया जाना चाहिए। अर्थात आत्मा और कॉमनवेल्थ की जिम्मेदारियाँ बिल्कुल अलग अलग है। देख, कैथोलिक चर्च मुसलमान तथा नास्तिकों को वंचित रखता था। कैथोलिक उसके लिए इतने वंचित किया गया था कि उन्हें एक प्रकार विदेशी शासक की प्रति देखा जाता था। कैथोलिक चर्च जो मुस्लिम वर्ग था उनको एक प्रकार ये सोच के देखते थे कि ये तो विदेशी लोग हैं, अर्थात इनको इतना अधिकार देने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए उस समय इंग्लैंड के अंतर्गत क्या होता है, क्रांतियाँ हो रही थी। अर्थात धर्म के आधार पर लोगों में क्रांतियाँ हो रही थी, खून खराब हो रही थी। इसलिए लोग कहता था कि इस प्रकार से आप धर्म को इतना जनता के ऊपर इतना मत थोपिए जिससे कि जनता आकर हो जाए और क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाए। और अंत में बाद में इंग्लैंड में हुआ भी यही था कि कई प्रकार से क्रांतियाँ होना प्रारंभ हो गया था। शक्ति का कोई दुरुपयोग न, इसके लिए लोग ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को भी अपनाया था। लोग ये कहता है कि शक्तियों को अगर आप एक ही व्यक्ति का तुम संपूर्ण शक्तियाँ सौंप दोगे तो निश्चित रूप से वो शक्ति का दुरुपयोग करेगा और राज्य के अंतर्गत एक प्रकार से अराजकता की स्थिति या अराजकता वाला माहौल है वो फिर से दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए कहता है कि शक्तियों को एक प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करिए, शक्तियों को आप डिवाइडेड करने का कार्य किया जाना चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली न हो सके। है ना, विधायी और कार्यपालिका विभागों को एक विधायी तथा न्यायपालिका विभागों को सर्वथा अलग अलग किया जाना चाहिए। देखिए, विधायिका और कार्यपालिका दोनों को अलग अलग करो आप, व्यवस्थापिका न्यायपालिका सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और सब अलग अलग रहकर अपने कार्यों को करते रहना चाहिए, ऐसा इनका, जिससे कि शक्ति का दुरुपयोग ना हो सके। धर्म के संबंध में उनकी विचारधारा थी कि व्यक्तिवादिता से पूर्ण, क्योंकि वह धार्मिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। अर्थात अगर धर्म के लोग राज्य में अगर इंटरफेयर करते हैं तो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग होब्स की अपेक्षा कहीं अधिक कहीं अधिक उग्रवादी विचारक भी माना जाता है। इसलिए कहा गया कि धर्म को एक लिमिटेशन दायरे में रखो। आप लोग धर्म को इतना ज़्यादा बढ़ा भी मत दो कि धर्म राज्य के ऊपर हावी हो जाए। अर्थात राज्य के अधीन धर्म को रखा जाना चाहिए। अब देखिए, जब लोग के विचारों को हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा तो कहता है कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है और जॉन लॉक ने अपने विचारों के अंतर्गत जो उदारवादी दृष्टिकोण उनके द्वारा अपनाया गया था इसलिए उनको उदारवादी विचारक कहा जाता है। जबकि इंग्लैंड इनका जो जन्म हुआ था, जो परिस्थितियाँ बनी थी, एक प्रकार से इंग्लैंड में वो क्रांतिकारी रूप था, क्रांतियाँ हो रही थी, रक्तहीन क्रांतियाँ हो रही थी। ऐसे समय में
जॉन लॉक ने अपने विचारों को दिया था। इसलिए कभी कभी यह भी कहा जाता है कि जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा के साथ साथ एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, जॉन लॉक के द्वारा जो विचार किए, कई विद्वान जॉन लॉक के विचारों से सहमत नहीं थे, इसलिए इनके विचारों की आलोचना भी की जाती है। देखिए, पहली आलोचना के संदर्भ में कहते हैं कि प्राकृतिक जो अवस्था का जो चित्र इन्होंने दिया वो एक प्रकार से भ्रमपूर्णता, यानी कि उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखिए, लोक का जो प्राकृतिक अवस्था का जो नितांत जो चित्रण पेश किया था वो वास्तविकता से कहीं बहुत दूर नजर आता है। अर्थात जॉन लॉक ने जो प्राकृतिक अवस्था का जो चित्र प्रेजेंट किया था वो ऐसा प्रतीक होता है कि जो जीवन की जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को बहुत दूर दूर तक, क्योंकि कहता है कि उस समय की जो स्थिति इन्होंने जो ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों दृष्टिकोणों से ये एक प्रकार से अमान्य है। अर्थात प्रारंभिक जो जन समुदाय कभी भी इतना, ये कहता है कि जो इतिहास को जानने के बाद हम लोग देखते हैं जो जन समुदाय था वो इतना शांतिपूर्ण था ही नहीं, जितना लोग बताता है इतना शांत, सामाजिक और नैतिक नहीं रहा जितना कि जॉन लॉक के द्वारा बताया गया। जॉन लॉक कहता है कि इस समय मनुष्य क्या शांतिपूर्ण था, नैतिक था। ये कहता है कि ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के बाद ये प्रतीक होता है कि जो जॉन लॉक ने जिस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किया वो कहता है कि मनुष्य उस समय समुदाय में था और शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन को जीता था, यानी कि सामाजिक जो नैतिक नियम थे उन उस परिधि में रहकर वो अपने जीवन को जीते रहते हैं। लेकिन इसके बारे में जॉन लॉक के द्वारा ये समझा गया कि लोग ने प्राकृतिक अवस्था का जो आदर्श नहीं माना था, उनके साथ ही ये भी कहा गया है कि उपस्थित होता है कि यदि प्राकृतिक अवस्था ऐसी आदर्श थी जैसा कि जॉन लॉक के द्वारा बताया गया था, फिर राज्य के निर्माण की आवश्यकता क्यों थी। भाई जॉन लॉक का ये मानना है कि उस समय शांति थी, नैतिक थे, सामाजिक स्थितियाँ बनी हुई थी, तो जब ये सब बना हुआ था तो फिर एक प्रकार से ये मान लीजिए कि राज्य के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई राज्य का जो निर्माण हुआ, राज्य के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं थी। जॉन लॉक ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत ही मनुष्य शांत था, समुदाय में रह रहा था और नैतिक नियम थे, उन नियमों के अनुसार वो अपने जीवन को जी रहा था। जब ऐसी परिस्थितियां बनी हुई थी तो फिर राज्य के अस्तित्व की बात, राज्य के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं नजर आती थी। इसलिए जॉन लॉक के विचारों की आलोचना की जाती है, क्योंकि जॉन लॉक ने केवल प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किया वो नितांत एक प्रकार से भ्रमपूर्ण था। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जॉन लॉक ने ये कह दिया कि उस प्राकृतिक अवस्था के अंदर मनुष्य एक प्रकार से नैतिक नियमों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक जो रीति रिवाज थे उनका एक प्रकार से फॉलो करते हुए वह अपने जीवन को जी रहा था। तो कई विद्वान कहते हैं ऐसा नहीं था। अगर ऐसा था तो फिर राज्य की आवश्यकता कहाँ से आ गई। प्राकृतिक अवस्था में यदि ये सब दिखाई दे रहे थे तो फिर राज्य की आवश्यकता कहाँ से आ गई। इसलिए इनके विचारों की आलोचना की जाती है। फिर देखिए, दूसरी आलोचना करने का मुख्य, राज्य की स्थापना का उद्देश्य केवल भौतिक नहीं है। देखिए, जो लोग कहता है कि जो राज्य की जो स्थापना की गई थी एक समझौते के तहत, एक सामाजिक अनुबंध का समझौता होता है व्यक्ति और राज्य के बीच में। ये कहता है कि जब राज्य की स्थापना की जो संबंध या अनुबंध हुआ था उसके अंतर्गत केवल इतना है कि राज्य का काम केवल लोग कहता है कि भौतिक जो संसाधन है उन संसाधनों का एक प्रकार से संसाधनों की स्थापना करने का कार्य वो राज्य को दिया गया था। उन्होंने कहा कि भौतिक संसाधनों के लिए राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। अर्थात व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया गया है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता। राज्य और समाज का संबंध व्यक्तियों के नैतिक विकास से न होकर उसके भौतिक विकास से, इस प्रकार का दृष्टिकोण तो सही और नहीं वांछनीय है। इसे कहता है कि ऐसा नहीं होता है कि राज्य केवल और केवल भौतिक सुख सुविधाएं की स्थापना के राज्य का निर्माण किया गया, कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, संपत्ति का अधिकार दिया गया। ऐसा नहीं है, केवल इन सुख सुविधाओं के लिए राज्य का निर्माण नहीं किया गया, अपितु राज्य का निर्माण एक लंबे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया था। लेकिन जो लोग कहता है केवल और केवल राज्य का निर्माण इसलिए कहा गया कि व्यक्ति की संपत्ति और उसे संपत्ति की सुरक्षा करो, जीवन की सुरक्षा करो और केवल स्वतंत्र दे दो व्यक्ति को कि वो जहाँ चाहे घूमना फिरना ये सब करता रहे। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना कि ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात इसके विचारों की आलोचना की जाती है। फिर देखिए, प्राकृतिक अधिकार धारणा गलत है। देखिए, प्राकृतिक अधिकार एक प्रकार से त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। देखिए, लोग ने प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों की एक धारणा की थी और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सामाजिक और राजनीतिक संबंधों में अलग भी व्यक्ति के जीवन संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार होते हैं।
वो कहता है कि जब व्यक्ति के जीवन में भाई जीवन व्यक्ति जी रहा है तो जीने के बाद भी उसके बाद संपत्ति के अधिकारी की आवश्यकता कहाँ से आ गई। वो कहता है कि संपत्ति के अधिकारी की आवश्यकता है नहीं। सेहबान कहता है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में कहता है कि मनुष्य को जीवन की चाहिए, संपत्ति की चाहिए, वो कहता है प्राकृतिक अवस्था इस प्रकार की आवश्यकता हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? इस संबंध में एक अन्य बात यह है कि स्वतंत्रता तथा संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर जो लोग ने जो बल दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये अधिकार निरपेक्ष, किंतु अधिकारों की इस निरपेक्षता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोग के इस कारणा से भी मेल नहीं खाता कि व्यवस्था का अंग समाज में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। ये कहता है कि व्यवस्था के अंतर्गत जो सर्वोच्च शक्ति है जिस व्यक्ति को उन्होंने दी है वो भी एक प्रकार नितान भ्रमपूर्ण है और इसकी भी हम भरसक आलोचना करते हैं। फिर ये संपत्ति संबंधित विचार इनका वो भी गलत है। कहता है कि निर्धन वर्गों के स्वार्थ का आनंद भी किया, लेकिन संपत्ति के अंतर्गत लोग कहता है कि लोग ने संपत्ति संबंधी विचार भी असंगतिपूर्ण परिपालित किया करता है। क्योंकि देखिए जो तत्कालीन रूप में जो पूंजीपति और जमींदार के स्वार्थ साधन हुआ है, अर्थात ये कहता है कि इतनी जमीन हमें घेर लिए उसके साथ हमने अपना श्रम निश्चित कर लिया। अर्थात ये कहता है कि चोरी का परिणाम, इस सिद्धांत को कहा धनिकों की संपत्ति को चोरी का परिणाम कहा जाता है। अर्थात संपत्ति का जो अधिकार जो लोग के द्वारा दिया गया, एक प्रकार से संपत्ति का अधिकारी एक प्रकार से त्रुटिपूर्ण अधिकार, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है कि प्राकृतिक अवस्था पहले संपत्ति के अधिकार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोगों ने ये अधिकार भी दे दिया कि संपत्ति की आवश्यकता है। अर्थात ये तो हो गया कि धनिक वर्ग है वो एक प्रकार निर्धन गरीबों का फिर शोषण करना लग जाए, इसलिए इनकी इस अधिकारों की भी भरसक आलोचना की जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए निरंतर क्रांति की आवश्यकता। देखिए यदि सरकार है, चौथा कहता है कि निरंतर क्रांति का आशंका। अब देखिए कहता है कि जिस सरकार का गठन किया गया जौन लोग के द्वारा, यदि सरकार मान ली जनता हितों की अवहेलना करती है, जनता हित सरकार के साथ टकरा जाते हैं, तो डायरेक्ट जो लोगों ने जनता को ये अधिकार दे दे कि आप क्रांति कर लो, ऐसी स्थिति जनता के द्वारा विद्रोह करके सरकार को पद से हटाने का अधिकार भी दे दिया गया। यदि जिस सरकार अस्तित्व में है और सरकार जनता के विरुद्ध में यदि कोई कार्य कर रही है, तो जो लोगों ने जनता को भी ये अधिकार दे दिए कि वह उस सरकार को पद से हटा सकती है, तो ऐसी स्थिति में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त जनता को इस सरकार के कार्य की जाँच करने का अधिकार दे दिया गया। अर्थात जो लोगों ने कहा कि सरकार जो कार्य कर रही है उनको कार्यों को जांचने का जो अधिकार है वो भी जनता के हाथों में निहित कर दिया गया। अर्थात अगर इस प्रकार से निर्णय होगा तो आगे जाकर ये क्रांतियों का रूप ही धारण करेगी, निश्चित रूप से ऐसा दिखाई देता है। ऐसे दिन लोक का दर्शन जनता के लिए विद्रोह का लाइसेंस देना बन गया। सरकार के पास अपनी रक्षा के लिए कोई साधन ही नहीं बचा। भाई सरकार करे तो क्या लाइसेंस एक प्रकार से जनता देगी, भाई जनता ही मॉनिटरिंग कर रही है कि सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं क्या वो ठीक है या गलत है, तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार से विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट करता है ये राज्य सत्ता विभाजित नहीं हो सकती, इसके आधार पर भी इसका आलोचना की गई है। देखिए सब प्रतीक होता है राज्य सत्ता व्यक्तियों तथा राजा बटी हुई, किंतु वास्तव में राज्य सत्ता विभाजित नहीं होती। देखिए जो राज्य की जो सत्ता होती है वो ना तो व्यक्तियों में डिवाइडेड होती है और ना ही समूह में, लेकिन जो लोग के द्वारा राज्य सत्ता को एक प्रकार से बांटने का कार्य किया गया है, इसलिए भी इनके विचारों की आलोचना की जाती है। क्योंकि जो राज्य की जो सत्ता होती है वो एक प्रकार से इसको बांटने का कार्य किसी भी प्रकार से किया नहीं जा सकता, इसलिए भी इनके विचारों की आलोचना की जाती है। और वैधानिक राज्य सत्ता को महत्व नहीं दिया गया। देखिए जौन लोग के विचारों में एक बात ये भी देखिएगी कि कानूनी सत्ता को कहीं पर भी इनके द्वारा महत्व दिया नहीं गया है। अर्थात जौन लोगों ने राज्य सत्ता का कोई भी महत्व नहीं दिया गया, इसीलिए भी इनके विचारों की आलोचना की जाती है। अब देखिए इनके विचारों के अंतर्गत ये जो आलोचना की गई थी उनको एक बार और देख ले कि प्राकृतिक अवस्था की जो चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया था वो एक प्रकार से भ्रमपूर्ण था। भ्रमपूर्ण कैसे था कि यदि प्राकृतिक अवस्था मनुष्य इतना शांति से, नैतिक से और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यदि अपने जीवन को जी रहा है तो फिर उसे राज्य की आवश्यकता थी नहीं। फिर राज्य अस्तित्व में लेकर ही क्यों है अगर इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपने जीवन को जी रहा था, तो इसलिए इनके विचारों की आलोचना की जाती है। दूसरा कहता है राज्य की स्थापना का उद्देश्य केवल भौतिक नहीं हो सकता। एक जो लोग कहता है कि राज्य जो अस्तित्व में आया है वो केवल और केवल राज्य में निवास करने वाली जो जनता है उसके भौतिक संसाधनों को उत्पत्ति के लिए राज्य अस्तित्व में लाए, जबकि राज्य का अस्तित्व ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए इनके विचारों की आलोचना
की जाती है। फिर देखिए प्राकृतिक अधिकार धारणा गलत है कि प्राकृतिक अवस्था मनुष्य को अधिकारों की बात होती नहीं है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था जीवन की संपत्ति की सुरक्षा की बात इनके द्वारा कर दी गई है। लेकिन वो भी एक प्रकार से भ्रमपूर्णता, ऐसा हो नहीं सकता कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को संपत्ति की आवश्यकता कहाँ से आ गई। फिर चौथा कहता है संपत्ति संबंधी विचार कि संपत्ति की जो आवश्यकता जिस प्रकार से जॉन लॉक के द्वारा बताई गई है कि मनुष्य को अपने जीवन का विकास करने से प्रॉपर्टी की भी जरूरत होती है, जबकि उस समय प्रॉपर्टी को एकत्रित करने वाली कोई बात ही नहीं थी, अर्थात जमींदारी प्रथा वाला प्रचलन फिर से प्रारंभ हो जाएगा। निरंतर क्रांति की आशंका है इनके विचारों के अंतर्गत। फिर राज सत्ता विभाजित, यानी कि जिस व्यक्ति के हाथ में जो सत्ता होती है, सत्ता के विरुद्ध में कोई अधिकार होते नहीं है कि इन्होंने कहता है जनता को सरकार के द्वारा की जा रही कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी और जनता को ये अधिकार दे दिया गया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा सत्ता संचालन की जा रही है उनके द्वारा यदि सही तरीके से नहीं किया तो सरकार को पद से हटाने का अधिकार दे दिया गया, तो इसलिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है। और फिर वैधानिक राजसत्ता का महत्व कम था, इनके विचारों में कानूनी प्रक्रिया को कम से कम अपनाया गया था, तो ये इसलिए भी इनके विचारों की आलोचना की जाती है। अब देखिए इनके विचारों का जो आलोचना की गई है, फिर भी कहीं ना कहीं इनके विचारों का महत्व भी हमें देखने को मिलता है। जैसे देखिए प्राकृतिक अधिकारों का सबसे बड़ा यदि कोई समर्थक है तो वो था जॉन लॉक। देखिए जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत वर्तमान समय में अस्वीकृत किया जा चुका, फिर भी इनके द्वारा दिए गए जो विचार है वो सराहनीय है। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था। फिर बाद में वैधानिक शासन का प्रतिपादन, देखिए इन्होंने कहा था कि सही राजा शक्तिशाली हो सकता है, शासक वर्ग तो इनकी इच्छा पर आधारित शासन की धारणा प्रतिपादित करते हैं, यानी कहीं ना कहीं इनके विचारों को यहाँ भी वैधानिक सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिर देखिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का दिशा निर्देशन, देखिए जॉन लॉक के द्वारा जो विचार दिए गए यहीं से एक प्रकार से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, यानी कि शक्तियों को डिवाइडेड, यानी कि शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर अनेक लोगों के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, जिससे राज्य के अंतर्गत भ्रष्टाचार पनपने की संभावना कम होती है, इसलिए इनके विचारों को हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर देखिए व्यक्तिवाद का पथ प्रदर्शन कि उसने कहा कि राज्य केवल साध्य नहीं है, वस्तु साधन के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। राज्य साधन और साध्य दोनों के रूप में उन्होंने बताया था और व्यक्ति विशेषकर को फोकस रखा था। उपयुक्तवादी प्रेरणा, यह कि मनुष्य के जो सुख प्राप्त करने के जो संसाधन है, उन्होंने कहा कि उपयुक्त मनुष्य के जीवन जितने भी जो उपयोग की जो वस्तु है उनका उनके जीवन में उपयोग होना ही चाहिए, इसलिए भी इनके महत्व को हम कम नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन, देखिए इन्होंने जॉन लॉक ने साफ साफ कहा कि राज्य में निवास करने वाले जो व्यक्ति है उनके ऊपर धर्म को आप थोप नहीं सकते हैं, वह अपने विवेक से धर्म को पालन करेंगे, धर्म को अपनाएंगे, लेकिन वो आप उनको मन मर्जी से आप उनके ऊपर थोप नहीं सकते हैं, अर्थात राजनीतिक दर्शन में उसका प्रभाव भारी पड़ा था। और बाद में संवैधानिक सुखवादिता ने उपयुक्तवाद के लिए आधार स्वीकार किया गया था। तो ये हो गया आप लोगों के जॉन लॉक वाला चैप्टर लगभग समाप्त। अब अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा रूसो का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच। फिर देखिए पढ़ेंगे हम लोग क्या नाम है रूसो को। रूसो एक ऐसा विद्वान है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त तौर से बात कर लेते हैं। रूसो के बारे में जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए रूसो के बारे में पहली सेंटेंस आप लोग ये ध्यान रखना कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है।
जकड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या है, कि मनुष्य जब पैदा होता है तो एकदम स्वतंत्र रूप से उसका अस्तित्व होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो एक प्रकार से इस सामाजिक वातावरण के अंतर्गत, यानी कि जंजीरों के रूप में, बंधनों में, कई प्रकार के बंधनों में धीरे धीरे बनता जाता है, और वो अपने जीवन को जिस प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है उस प्रकार से वो नहीं जी पाता है। ऐसे थे हमारे जिग जैक रूसो। समानता और मानव मात्र का सबसे बड़ा प्रतिपादक, समानता और मानव मात्र का सबसे बड़ा समर्थक, समानता और मानव मात्र का सबसे बड़ा समर्थक। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे मंडे को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर करते हैं बात।